स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं आदिति और मुकुल। और आज हम आपके सामने 3 मुद्दे लेकर आए दोस्तों। पहला, 4 चरण के मतदान के बाद आगे कौन, बीजेपी बौखलाई क्यों हुई है। मुद्दा नंबर 2, प्रधानमंत्री अब तक 2 बार रो चुके हैं। उनके इंटरव्यू सामने उभर कर आ रहे हैं और वो अपने बयानों पर लगातार पलट रहे हैं। और मुद्दा नंबर 3, न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस जो हैं, उनकी रिहाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। जो मुद्दा हम उठा रहे हैं कि क्या भाजपा एक ऐसा मीडिया चाहती है जो नतमस्तक है, दंगाई है, शाटुकार है। हम शुरुआत करना चाहेंगे 4 चरण के मतदान। जी हां, 4 चरण के मतदान हो गए हैं। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है। कई कह रहे हैं नहीं साहब, पिछले बार के मुकाबले कोई तब्दीली नहीं आई है। जो चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं वो है भाजपा के नेताओं की बौखलाहट, उनके जहरीले बोल। जो दिखाई दे रही है वो है इंडिया गठबंधन के नेताओं के आत्मविश्वास से लबरेज बोल। और जो दिखाई दे रहा है वो है चुनाव आयोग का शर्मनाक रवैया। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे मुकुल। अभिसार, मेरा मानना यह है, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बुनियादी मुद्दों ने बढ़त बना ली है चारों चरण में। जो महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा है वो अभी तक 4 चरण के बाद भी प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि विपक्ष ने बढ़त बना ली है और बीजेपी पिछड़ रही है। आदिति, क्या है इस मुद्दे का पंच? अभिसार, मेरा पंच ये है कि पिछले 4 फेजेस में भाजपा को अपनी जमीन कहीं ना कहीं खिसकती नजर आ रही है, खासकर कर्नाटक, राजस्थान और कुछ हद तक कहें तो उत्तर प्रदेश में भी। तो इस वजह से उनकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है। अभिसार, आपका पंच? मेरा पंच दोस्तों चुनाव आयोग को लेकर है। चुनाव आयोग इन 4 चरणों के बाद कटघरे में है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ना करना, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे नाकारा चुनाव आयोग की तारीफ एक इंटरव्यू में कर रहे हैं। जब तक ये सरकार रहेगी, जाहिर सी बात है इस चुनाव आयोग की सीरत नहीं बदलने वाली है। मगर चुनाव आयोग ने इन 4 चरणों के मतदान में वाकई लोकतंत्र को शर्मसार किया है। तो मुकुल, जैसा कि हम देख रहे हैं 4 चरणों में जो चीजें साफ तौर पर उभर कर आ रही हैं, जैसे मैंने कहा, योगेंद्र यादव कहते हैं कि साहब सवाल ही नहीं एनडीए को बहुमत मिले। मगर फिर दूसरी तरफ एक्सिस के जो अपने गुप्ता साहब हैं वो कह रहे हैं कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। मैं देख रहा हूं इंडिया टुडे के कुछ पत्रकार जो हैं, संपादक हैं, वो फील्ड पे चले गए कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, मगर उनके रिपोर्टर्स कुछ और कह रहे हैं। यानी जितने मुंह उतनी बातें। मगर एक चीज जो साफ तौर पर दिखाई देती है, चाहे उद्धव ठाकरे हो, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल, उनका अग्रेशन, तेजस्वी, अखिलेश, इन सब के हाव भाव आत्मविश्वास से लबरेज मुद्दे पर बने हुए हैं। ऑन द बॉल, लाइन एंड लेंथ की गेंदबाजी हो रही है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि मुद्दे बने हुए हैं। दरअसल जो मुद्दे बीजेपी बनाना चाह रही है, और अभी तक राम मंदिर हो गया, काशी, अब मथुरा की बातें, ये सब, लेकिन मुसलमानों वाले सारे हिंदू मुस्लिम वाले मुद्दे, उस पर भी यूटर्न लेना पड़ा उन्हें। तो मुद्दे जो बने हुए हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, रोजी रोटी के मुद्दे हैं, वो बने हुए हैं। इस वजह से हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है, अब ग्राउंड ही फेल हो जाए, जैसे एमपी में ये सब आया था बाहर, लेकिन तो फिर तो कुछ भी कहना इस लोकतंत्र में बिल्कुल एमपी नहीं, हमें नहीं भूलना चाहिए आदित्य, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की प्रतिक्रिया अखिलेश को मिल रही थी, कई पत्रकार गए थे कहे कि भाई अखिलेश के पक्ष में है, मगर फिर हमने देखा आदित्य माहौल बदल गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, एक दिक्कत क्या है कि क्या विपक्ष अपने समर्थक को बूथ तक ला पा रहा है। ये चुनौती हर बार दिखाई देती है। आपको लगता है ये एक बड़ी चुनौती है विपक्ष के सामने? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और खासकर इलेक्शन कमीशन को लेके तो बहुत ही बड़ी चुनौती है। जिस तरह से आपने रिपोर्ट पढ़े होंगे कि संभल में क्या हुआ है इस बार, तो विपक्ष अगर लेके भी जा रहे हैं अपने, उनके वोटर्स आ भी रहे हैं वहां पे, तो वो वोट दे पाएंगे कि नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें और जहां तक आचार संहिता का सवाल है, उसमें तो मैं ये कहूंगी कि आचार ही डाल लें, उसका तो अच्छा है इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल। देखिए, मैं बात करूंगा चुनाव आयोग की, क्योंकि उस पर मैं एक अलग से चर्चा करना चाहता हूं इस सेगमेंट में, मगर मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं। चलिए, हम तीनों ही अपनी राय देते हैं। आगे कौन इन 4 चरणों में आपके हिसाब से? चलिए, इस वक्त हम अगर आपसे शुरू करें। 4 चरण में ये मतलब अभी तक अगर, क्योंकि इसके साथ एक राइडर जोड़ा जा रहा है,
कि अगर ईमानदारी से हो रहा है, अगर ईमानदारी, नहीं, मगर जब आप ईमानदारी कहते हैं तो बेईमानी का क्या मतलब? जैसे आपने चुनाव आयोग वाली बात कही, वोटर पहुंच रहा है बूथ पर और पुलिस वाले उसे खदेड़ रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो ये मेरे बीजेपी समर्थकों से बात हुई और वो हंसते हुए कहते हैं अगर ईमानदारी से हो रहा है तो ये सरकार जा रही है। यानी विपक्ष ने बढ़त बनाई है, उसके मुद्दे बने हुए हैं, मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी बने हुए हैं, अग्निवीर जैसे मुद्दे बने हुए हैं, ये मुद्दे लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और वो खुद ब खुद, तो अगर ईमानदारी से चुनाव हो रहा है तो विपक्ष ने बढ़त बना ली है। अदिति, आपके हिसाब से इस वक्त कौन आगे दिखाई दे रहा है आपको, आपके लिए? देखिए, जो जमीन से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से तो यही लग रहा है कि बढ़त नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी को खासा नुकसान होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के इस पे ज्यादा, वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स, बीजेपी को नुकसान हो रहा है मगर बढ़त नहीं है, एक तरह से, अगर मैं समझूं आप जो कह रहे हैं। बीजेपी ऑलरेडी एक पीक पर है, नुकसान तो बीजेपी को है ना। इंडिया अलायंस को एज सच दे हैव नथिंग टू, मतलब खोने को कुछ है नहीं ना उनके पास, उनको पाने को ही है अभी। और जहां तक आप जो कह रहे हैं, हाँ, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, ये जो सीट शेयरिंग में जो है ना, मुझे पर्सनली ये लगता है कि सिंबल्स का ये अगर विपक्ष को वर्क करना पड़ेगा कि भाई जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है, आधे लोगों को मालूम ही नहीं है कि घड़ी अब जो है वो एनसीपी पवार के पास नहीं है, उसके पास है। कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि लोग जाके एनसीपी को वोट देना जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जाके घड़ी पे वोट डाल के दे दिया, पवार ग्रुप को देना चाह रहे थे। तो ये पॉपुलराइज कर पा रही है कि नहीं, उतना संगठन है कि नहीं जमीन पे। चाहे उद्धव ठाकरे का सिंबल छीना, चाहे शरद पवार का सिंबल छीनना भी एक राजनीति, एक सिंबल पहुंचना लोगों तक। आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री यानी बीजेपी का कमल का फूल तो इतना ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन हाथ में लेके चलते हैं, गले में लगाए रहते हैं। अच्छा, वही नहीं, और नीतीश कुमार के हाथ में पकड़ा देते हैं। वो हर समय एक सिंबल आपके दिमाग में डालते हैं, तो वही सिंबल वाला भी एक मसला है। देखिए, 4 चरण के हम चुनाव की बात कर रहे हैं, आपने बेईमानी की बात की, और जब हम बेईमानी की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे चुनाव आयोग के नाकारापन की। देखिए, हम देख रहे हैं पहले चरण के मतदान होते हैं, शाम को 7 बजे तक एक आंकड़ा आता है अदिति, मगर उसके बाद हम 11 दिनों बाद देखते हैं अचानक बढ़ोतरी 5% की। अब कई एक्सपर्ट्स जो हैं इसे धांधली का प्रतीक मान रहे हैं। अब इसके हमारे पास कोई सबूत नहीं आती, सो लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, कि भाई हमारे पास सबूत नहीं है कि ये 5% कोई धांधली का प्रतीक है, या ये 5% एक सामान्य है कि भाई कुछ दिनों बाद आपने आकलन किया तो आपको पता चला नहीं 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 साहब ये। मगर इससे पता चल रहा है कि हो सकता है ये सामान्य प्रक्रिया हो, मगर अगर लोग उसमें धांधली देख रहे हैं अदिति, तो इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता कितनी गिर गई है। बिल्कुल, चुनाव आयोग की, और आपने अगर नोटिस किया हो, एडीआर वगैरह ने मेरे ख्याल इसके ऊपर कोई एक पिटिशन भी दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में, ये फिगर्स को लेके। एक और दूसरा, पत्रकारों को ये एक बहुत शिकायत है कि पहले हर फेज के बाद चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। तो ये भी सवाल अलग है, जो कहा ना, सामान्य प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि अब तक ऐसा हुआ नहीं था। हाँ, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि सवालात होते हैं, जो भी प्रश्न होते हैं, जनता के बीच में क्रेडिबिलिटी भी बनी रहती है ना प्रोसेस की। नहीं, मुझे पता क्या लगता है अदिति, देखिए, हमने देखा था जब ऐलान हुआ था लोकसभा चुनाव का, मुकुल आपको याद है, तो राजीव कुमार से एक सवाल पूछा गया था कि भाई आप राहुल पर एक्शन लेते हैं, उन पर तलखी दिखाते हैं, मगर प्रधानमंत्री पर चुप्पी, अमित शाह पर चुप्पी। अब उस सवाल का जवाब दिया नहीं उन्होंने, मगर चूंकि वो सवाल पूछा गया, आप एक्सपोज हो गए, इसलिए आपकी कायरता इस हद तक है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहते। हाँ, तो वही, अच्छा, वही नहीं, इस बार नहीं, उन्होंने तो इस बार उन्होंने उससे बचने का रास्ता निकाला कि मोदी जी को ना देकर उनके अध्यक्ष को, जेपी नड्डा को, ये क्या मजाक है। मोदी जी के बयानात साफ तौर पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया बताना, तमाम चीजों की बातें करना, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, वही बात नहीं है अदिति, आपने एक चीज पर गौर किया, जैसे ही जिस दिन हम संभल की वोटिंग की बात कर रहे हैं, और फर्रुखाबाद में भी हमने देखा, कन्नौज में भी हमने देखा, तो अचानक सोशल मीडिया में खबर आई कि कुछ लोगों को वोट डालने से रोका गया। सीआईएसएफ जांच कर रही है आपका पहचान पत्र, एंड दे हैव नो बिजनेस टू चेक योर आइडेंटिटी। कैंडिडेट कर रही थी, हाँ, कैंडिडेट कर रही थी। बताइए साहब, माधवी लता हैदराबाद से जो कैंडिडेट हैं, वो आके पड़ताल कर रही है, मजाक बनाकर रख दिया है, देख रही हैं, पड़ताल कर रही हैं। तो मुझे याद है जब वो संभल का मामला आया था, तो चुनाव आयोग ने एक ट्वीट कर दिया, नहीं ये गलत खबर है। और फिर मुझे याद है, शायद आयुष तिवारी रिपोर्टर थे, कौन थे वो, उन्होंने जाकर बाकायदा वहां पड़ताल की, पता चला नहीं वो सही बात है, रोका गया था। मतलब एक तो आप अपनी गलतियां आपकी दिखाई दे रही हैं, दूसरा आप धमकाते हो साहब, धमकाते हैं ये लोग।
और ऊपर से मुलम्मा ऐसा चढ़ा के रखा हुआ है कि दिखा रहे हैं मीडिया में कि देखिए जी एकनाथ शिंदे का जो है हम सूटकेस खोल खोल के देख रहे हैं, कितना हम ध्यान से वो कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ एकदम कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है इस चीज पे। और मैं यहाँ ये भी बता दूं, दुर्गम से दुर्गम इलाके से भी अगले दिन शाम तक रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन 10-10, 11 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ये तो वाकई में लोगों को संदेह में डाल रहा। या टू बी फेयर, क्योंकि इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, इन पर कोई कटघरे में नहीं रखता है, तो उन्हें लगा कि भाई हमारी मर्जी, हम जब मर्जी करें। मतलब टू बी वेरी फेयर, अगर हम उसमें बहुत बड़ी कोई साजिश नहीं देख रहे हैं। चलिए हम दोबारा आते हैं विपक्ष के कैंपेन को लेकर। एक जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई देती है यहां पर इस चुनावी कैंपेनिंग में, प्रियंका गांधी बतौर कम्युनिकेटर जिस स्वाभाविक अंदाज में वो कम्युनिकेट कर रही हैं। आपने देखा मंगलसूत्र वाले मामले पे, उनके पिता को जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देशद्रोही बताया था उस मामले पे, हर मामले पर वो धज्जियां उड़ा रही हैं और भाजपा के पास जवाब नहीं। आपने देखा होगा अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर कभी हमला नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। मैं कह रहा हूं भाजपा के नहीं, अब तो पत्रकारों के पास कोई जवाब नहीं। पत्रकार जब सवाल पूछ रहे हैं वो ऐसा उसका उत्तर दे रही है कि पत्रकार भी लाजवाब हो रहे हैं। हाँ। चाहे वो 5 किलो राशन की बात हो तो वो पूछती है कि जो गारंटी दी थी भोजन के अधिकार की, वो किसने दी थी। तो इस तरह से वो वाकई में उन्होंने बहुत सुधार किया, और वो जिस तरह से कर रहे हैं कम्युनिकेट लोगों को, वो और वही नहीं, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, इसलिए लग रहा है कि नहीं। और मैं प्रियंका का जिक्र क्यों कर रहा हूं, देखिए हमने प्रियंका का इतिहास देखा है, हमने देखा उत्तर प्रदेश में 0 सन्नाटा था सारी कोशिशों के बावजूद। मगर मैं कुछ और कह रहा हूं, याद थी मैं ये कह रहा हूं कि हमने देखा सहारनपुर में, आपको याद है रोड शो में किस तरह से भीड़ उमड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। झारखंड, छत्तीसगढ़, वो जहां जा रही हैं एक उत्सुकता है लोगों में। नहीं, तो मैं समझ आता हूं ये क्यूरियोसिटी है या ये कांग्रेस के लिए वोटों में तब्दील हो सकता है। अब वो तो यही आशा करेंगे कि वोट में तब्दील हो, क्योंकि भीड़ बहुत आ रही है। और एक बात तो है कि प्रियंका का एक कनेक्ट हो जाता है, एक उनका जो एक बात करने का तरीका है ना लोगों से, जैसे वो बात कर रही हैं, ये नहीं है कि एक पेडेस्टल पे चढ़ के उनको भाषण दे रहे हैं कि तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, तुम्हारे साथ ये गलत हो रहा है, ये बात कर रही हैं उनके साथ। तो वो एक एकदम उनकी सभाएं बड़ी इंटरैक्टिव होती है, मैं देखा इंटरैक्टिव लोग भीड़ से कुछ कह देते हैं, वो जवाब भी देती हैं। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि राहुल में जो एक अग्रेशन दिखाई देता है ना, कि वो हमेशा स्ट्रेट जैकेट, चेहरे पे हमेशा एक बहुत ही सीरियस भाव रहता है, प्रियंका उससे आगे जाती हैं। और उस लिहाज से मेरे ख्याल से विपक्ष के पास बतौर कम्युनिकेटर प्रियंका गांधी जो है, और इसलिए मैं राहुल का भी मुझे लगता है एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा कि वो मुद्दों पर और वो थोड़ा अग्रेसिव रहेंगे। इनका इमोशनल, ये भी अग्रेसिव है, एंग्री मिडिल एज मैन, हाँ, बट ये इमोशनल कोशेंट प्लस एग्रेशन दोनों ही है इनका, और बहुत अच्छा कनेक्ट है। तो मुझे लगता हो सकता है कि ये सोची समझी। और मैं यहाँ पर लाना चाहूंगा क्षेत्रीय नेताओं को। मैं 3 शहरों का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। एक तेजस्वी यादव, देखिए वो आदमी और उसकी ऊर्जा कमाल की है। हमने विधानसभा में देखा था, उस व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली अपनी कोशिश से नंबर 1 पार्टी बना लिया था। और फिर काउंटिंग के दिन क्या जो घपला हुआ सब जानते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। देखिए वो जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है, कमर में चोट लग गई, अपने व्हीलचेयर में बैठ के वो बंदा घूम रहा है, बातें कर रहा है। अखिलेश थोड़ा पीछे है, मगर ठीक है, उनका भी एक ह्यूमर, एक उनका अंदाज है, ये तो है। मगर हम महाराष्ट्र की तरफ जाएं तो हमने उद्धव ठाकरे से उम्मीद नहीं की थी कि वो किस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं कि मुझे तुम नकली बोलते हो, तुम मेरी विरासत को गाली दे रहे हो। ये तमाम जो है, मेरे ख्याल से 3 कम्युनिकेटर्स, और ये बहुत, मैं आप पे आऊंगा, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हाँ नहीं, ये बिल्कुल, ये चाहे तेजस्वी की बात हो, तेजस्वी को सुना जा रहा है, इस हालत में वो जिस इस समय उन्हें तकलीफ में भी हैं और वो बात कर रहे हैं। अखिलेश का एक अपना अंदाज है, वो धीमे उसमें बोलते हैं लेकिन काफी। उद्धव की जहां तक बात की उन्होंने, तो ये भी वो कर दिया कि वही नकली वाली बात कि हमारा हिंदुत्व आपका हिंदुत्व नहीं है। बीजेपी से बिल्कुल एक लाइन खींच दी और वो कह रहे हैं कि बाला साहब की वजह से मैं उद्धव का यहां तक आए हैं कि मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन उद्धव वाकई में एक बहुत एग्रेशन के साथ और अपनी बात रख रहे हैं। अदिति? हाँ, मैं भी आपसे अग्री करती हूँ, और किसी भी चीज में छोड़ नहीं रहे हैं। ये जो लेटेस्ट होर्डिंग वाला भी इंसिडेंट हुआ है, जो होर्डिंग गिरी है वहां पे इतना सारा, उसमें भी उद्धव ठाकरे ने बोला कि आप गाजा और इधर उधर आप रुकवाने जा रहे हैं। आप बगल में भाषण दे रहे थे जब ये हो रहा था, और उसके ऊपर आपने ना गए, ना मिलने गए, ना कोई टिप्पणी की।
तो उद्धव का भी अग्रेशन है, सॉफ्ट एग्रेशन है लेकिन एग्रेशन है। ममता बनर्जी का भी हम नहीं भूल सकते हैं, उनका अपना कटाक्ष करते करते वो भी करती रहती हैं। नहीं, मुझे लगा ममता ने बहुत ही, देखिए अभिषेक बैनर्जी टीएमसी के नेता ने उसका जिक्र किया था कि भाई क्या तुम मछली खाने वाले एंटी नेशनल हो। ममता ने देखा कितने प्यार से कि भाई उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मछली, उन्होंने मछली को लेकर अग्रेशन दिखाया, मगर उन्होंने कहा भाई आप कुछ भी खाइए, आपको लौकी खाना आप खाइए, मैं मोदी जी के लिए बहुत अच्छी कुछ करी बनाऊंगी वो जब आएंगे। हाँ। आपको प्रॉन मलाई कड़ी खाना खाइए। मुझे लगता है ये बतौर कम्युनिकेटर ये लोग बहुत अच्छे से अपनी बात कर रहे हैं, मगर, और ये बहुत बड़ा मगर है, आपने जिक्र किया जो एक्सीडेंट हुआ है मुंबई में, देखिए ये मुद्दे जनता तक जाएं कि प्रधानमंत्री इधर उधर की बातें करते रहते हैं, मगर साहब जो जमीनी मुद्दे हैं उस पर तो रहिए आप। और इसको लेकर जो ब्रेन वॉश किया गया 10 साल से जनता को, उससे निकल पाना तो बहुत मुश्किल है ना मुकुल। यही है, पर लोग अब बात करने लगे हैं क्योंकि वो चाहे वो पापा वार रुकवादी जिस तरह से उसका मीम बने, उसे छोड़ ही दिया उस विज्ञापन। अरे उस मीम पर मीम कर दिया मोदी जी ने, कह के कि मैंने गजा में और रुकवा दिया। पर मणिपुर पर वो कभी जवाब नहीं देते, वो जो हाथरस पर कभी नहीं बोलते, वो महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न पर नहीं बोलते, वो किसी पर नहीं बोलते, और उन्हीं के बेटे को वो टिकट भी दे देते हैं, तो इसलिए वो बहुत घिरे। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरव्यू की। जी हां, प्रधानमंत्री ने इंटरव्यूज करने शुरू कर दिए, और जो चीजें सामने उभर कर आ रही हैं वो क्या है? पहली बात, अपनी ही बातों से पलट जाते हैं। दूसरी बात, एक नहीं दो बार आंसू आ गए। राहुल गांधी ने कहा था, भविष्यवाणी की थी, उनकी एक और भविष्यवाणी सही साबित हो गई। वो एक गाना है ना लता मंगेशकर की, तबाही तो हम पर आई आप क्यों रोए। मणिपुर की औरत, मेरे ख्याल से वो सवाल उनसे पूछेगी, प्रधानमंत्री आप अपनी माता को याद करके रोते हैं। माँ एक इमोशनल सब्जेक्ट है, हम सब जिनकी माएं जिंदा भी हैं उनके बारे में सोचकर अक्सर आंसू आ जाते हैं, मगर मणिपुर की भी तो माएं हैं। उसके अलावा हम नहीं भूल सकते कि पहलवान बेटियां हैं, वे तमाम हैं, ये पहलू हैं, तो रोना क्यों मोदी जी? क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे मुकुल। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बार बार बयान इसलिए बदल रहे हैं। दरअसल झूठ के साथ दिक्कत यह है कि उसे याद ही नहीं रहता झूठ बोलने वाले को, उसने कल क्या बोला था, क्यों बोला था। सच के साथ ये होता है कि जो आज है वो कल है, वो परसों होगा। तो एक मिसाल दी जाती थी सत्यवादी हरिश्चंद्र की, पर लोग अब मजाक में झूठ के मामले में मोदी जी की मिसाल देने लगे हैं, और ये बहुत ही खतरनाक है। एक हमारा संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह लोगों में संदेह हो जाए, ये बड़ा मुझे लगता है कि नुकसान है। आदिति, क्या है इस मुद्दे का पंच? बार बार बयान से पलटना, नाटकीयता, आंसू बहाना, एक दिन बोलना कि मैं प्रधानमंत्री कैसे हो सकता हूँ, मुसलमानों के खिलाफ हूँ, तो अगले दिन फिर दोबारा से वो करना। तो मुझे लगता है जैसे जैसे आखिरी पड़ाव करीब आता जा रहा है, ये नाटकीयता बढ़ती जाएगी, बौखलाहट बढ़ती जाएगी, और भयावह भी हो सकती है। आपका क्या पंच है अभिसार? इस मुद्दे पर मेरा पंच ये है कि न्यूज 18 ने एक इंटरव्यू किया था प्रधानमंत्री से, और उनसे सवाल किया गया कि आपने कहा था कि भाई अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो राम मंदिर पर ताला लगा देगी। तो प्रधानमंत्री ने कहा ऐसा कुछ मैंने नहीं कहा, जबकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने उससे भी ज्यादा खतरनाक बात कही थी। कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो राम मंदिर पर बाबरी का ताला लग जाएगा, जो सांप्रदायिक तौर पर भड़का हुआ है। प्रधानमंत्री को उनके पलटते बयानों पर कोई कटघरे में रखने वाला नहीं है, इसीलिए प्रधानमंत्री ये बातें लगातार कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है। मुकुल, 2 बार रो चुके हैं प्रधानमंत्री, अब तक 2 बार रो चुके हैं। मैं देखिए, अब मैं जानता हूं हम ये मुद्दा यहां रखेंगे तो एक भीड़ आ जाएगी, वो अपने मां को लेकर जो है अगर रोए तो आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं और भी कई मुद्दे हैं ना जिस पर आप आंसू बहा सकते थे, जो बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं ना। प्रज्वल रेवन्ना ने जो उन सैकड़ों औरतों के साथ किया, वो 67 साल की औरत का वीडियो, वो गिड़गिड़ा रही है प्रज्वल रेवन्ना से कथित तौर पर उस वीडियो में कि मेरे साथ मत करो, मैं तुम्हें अपने बाहों में खिलाया है, वो उसको लेकर भी आंसू आ सकते थे। महिला पहलवानों को लेकर आंसू आ सकते थे। राहुल गांधी की जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। क्योंकि मैं रोने पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं करता, लेकिन जब रोना स्क्रिप्टेड हो, सायास हो, बाकायदा सोच समझकर किया गया एक पहलू, वो सवाल भी ऐसे बड़े थे इस तरह से, ये जो है, इसलिए लोगों को अब उनके रोने पर भी, रोना बड़ा एक मार्मिक वो होता है, लेकिन रोने को भी उन्होंने इतना नाटकीय बना दिया। ये भी एक खतरनाक बात है कि अब वो ये ना कि एक आपने सुना होगा कि वो मतलब इतना ज्यादा नाटकीयता ना रहे कि आपकी सच्चाई पर भी लोगों को यकीन ना हो। अदिति,
प्रधानमंत्री जिस तरह से बयान पलटते रहते हैं, यार आपने खुद बोला कि भाई हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कहीं कांग्रेस उस पर बाबरी ताला ना लगा दे, और वो इंटरव्यू वाले ने डर डर के जो सवाल पूछा वो तो बहुत ही हल्का सवाल था कि आप पलट देंगे फैसले को, आपने बाबरी ताला कहा। देखिए उसमें दो तरफा ये खतरनाक है। पहला, इट्स अ वेरी कॉमनल स्टेटमेंट कि आप बाबरी ताला लगा रहे हैं। दूसरा, आप ये बात कह रहे हैं कि भाई जो मंदिर वजूद में है उसे कोई कैसे पलट सकता है, मगर आपको लगता है कि आपकी जनता इतनी नासमझ है कि आप ऐसी बातें कर सकते हैं उसके साथ, और उस पर आप पलट रहे हैं। फिर पलट तो वो लगातार ही रहे हैं। आजकल वो जस्ट देखते हैं कि क्या ऑडियंस है, जहाँ जहाँ मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र होता है वहाँ वो अलग पलट, उनकी वाणी अलग हो जाती है, जहाँ कोई और महिलाएं होती हैं वहाँ उनकी वाणी अलग हो जाती है। तो ये तो सब चलता ही जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाषा का आप देखिए कि क्या हो रहा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री को देखिए कि उल्टा टांग देंगे, सीधा कर देंगे उल्टा टांग करके। और नहीं, उसका संदर्भ बताएं हमारे दर्शकों जिन्हें नहीं पता है क्या है बयान। ऐसा अखबार में ही जिस तरह से रिपोर्ट किया गया है, कल बिहार में कहीं पे मीटिंग में उन्होंने बोला कि जब अगर हमारे पास 400 सीट आ जाएगी या अगर हम जीत जाएंगे, अगर मोदी जी तीसरी बार जीत जाएंगे तो गौ हत्या करने वालों को उल्टा टांग के सीधा कर देंगे। अमित शाह लगातार ये उग्र तेवर अपना रहे हैं। अब मैं उसकी बात करना चाहूंगा जो मुसलमानों को पहले उन्होंने घुसपैठिया बता दिया, फिर इंटरव्यू में पलट लिया। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कहा नहीं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मैंने उनके लिए तो थोड़ा ना बोला, गरीब है। यानी कि अब आप गरीबों पर एक तरह से बोल रहे हैं कि भी ज्यादा बच्चा पैदा करना ये वो, और फिर अगले दिन फिर कहने लग गए भाई 15% जो देश का धन है वो मुसलमानों को देना चाहते। ये कहां से कल्पना की? अगर आपने नोटिस किया हो, देयर इज अ सटल उन्होंने अगली बार जब उन्होंने माइनॉरिटीज बोला है, मुसलमान नहीं बोला है, तो ये ऑडियंस बोल इसलिए रहे हैं कि क्रॉस क्वेश्चन उनसे नहीं हो रहा है, पूछा नहीं जा रहा है। वरना वही पूछ सकते थे वो एंकर कि आपने पहले कहा कि मनमोहन सिंह मुसलमानों को देना चाहते थे, फिर सारी बात करके फिर आपने कहा कि वो किने मुसलमान 2 बार बीच में आया है और आपने उसी में ज्यादा बच्चे पैदा करना घुसपैठिया। तो यानी फिर संदर्भ तो वही है ना। अच्छा, फिर ज्यादा बच्चे गरीब हैं तो गरीबी किसकी वजह से है? 10 साल आपको भी हो गए। और फिर आप अगर गरीब, यानी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अमीरों की संपत्ति गरीबों को बांट देगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिर इसमें फिर वो क्यों घबरा रहे हैं? अच्छा, मीडिया को कायदे से सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि मैंने भी इस पे शो किया था। तो क्या प्रधानमंत्री आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कांग्रेस है वो अमीरों से लेके गरीबों को दे देगी? तो क्या आप कांग्रेस को रॉबिनहुड बता रहे हैं? ये मैंने उनसे सवाल पूछा था। मगर मैं अदिति यहां पर उनके एक इंटरव्यू को जिक्र करना चाहूंगा। उस इंटरव्यू में वो ये कहते हैं कि साहब, चुनाव आयोग जो है, हमारा महान चुनाव आयोग है, वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की आन बान और शान है। कितने शर्म की बात है। अभी हमने चर्चा की चुनाव आयोग का जो पूरा तेवर, 4 चरणों के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा शर्मिंदा हो रहा है तो वो चुनाव आयोग और उसके जरिए लोकतंत्र। और बताइए, प्रधानमंत्री खुलकर उस इंटरव्यू में उन 4 पत्रकारों के सामने खड़े होकर चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं। अब क्योंकि चुनाव आयोग उनके लाभ के लिए ही चुप्पी बनाए हुए हैं, जहाँ पे चुप्पी बनानी चाहिए और जहाँ नहीं बनानी चाहिए वहां पे चुपचाप खड़े हैं। अब देखिए, पूरा एक बीजेपी की पलटन चली गई थी अभी उनको मेमो देने के लिए किसी के लिए, और 7 बार तो इंडिया अलायंस वाले उनसे अपॉइंटमेंट मांग चुके पहले, एक बार भी उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं दी है। तो चुनाव आयोग, जैसे मैंने पहले कहा था, आचार संहिता का तो उन्हें अचार डाल लेना और चाहिए। मुकुल, आप जानते हैं वो जो 4 पत्रकार सामने बैठे हुए थे, जब चुनाव आयोग पर प्रधानमंत्री उसकी इतनी तारीफ कर रहे थे तो उनको पलट के उनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना था कि सुप्रीम कोर्ट में वो मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हमें ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी सवाल कर सके। पलट के पूछना चाहिए था एक अशोक लवासा, जिन्होंने आपके चुनाव आचार संहिता पर सवाल खड़े किए थे, उनके पूरे परिवार को आपने कैसे प्रताड़ित किया। पलट के सवाल करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया गया था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, आयुक्तों का चुनाव प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करें। आपने उसे पलट दिया। ये सीधे और सरल सवाल है, मगर उन कायरों को यह सवाल तक ना पूछा गया। तो वही है कि वो पूरा, इसलिए तो वो मीडिया की भी तारीफ करेंगे और चुनाव आयोग की भी। वो उनके फेवर का है दरअसल। जब फेवर में चीजें हैं वही नियुक्त कर रहे हैं, उन्हीं के कारिंदे हैं, तो वो क्यों उनकी बुराई करेंगे? इसलिए वो उनकी तारीफ ही करेंगे। हाँ, और ऐसा है कि सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो सवाल वो पता नहीं पूछे जा रहे हैं, मीडिया वाले पूछ रहे हैं, लेकिन वो मीडिया नहीं है। अच्छा, सबसे दिलचस्प बात, उनसे ये भी सवाल पूछा गया, भाई आप सारे सवालों के जवाब दे देते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? तो उनका जवाब देखिए,
वो उसके जवाब में ये कहते हैं कि साहब मीडिया न्यूट्रल नहीं वो उसमें ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं जनता तक पहुंचना चाहता हूं। आपको पता है कि मैं फीते काटने वाले लोगों में से नहीं हूं। अरे आपने वंदे भारत के उद्घाटन से लेके ब्रिज के उद्घाटन से लेके सड़कों से उद्घाटन, हर जगह आप मौजूद होते हैं, हर सरकारी फंक्शन को आप इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं फीते काटने नहीं है, इसलिए मैं जनता तक पहुंचना चाहता हूं। और अब तो समय ही समय है। हाँ। कभी वो आरती में कई घंटे लगा रहे हैं, कई बार वो बोर्ड पर इंटरव्यू दे रहे हैं, बैठ कर दे रहे हैं, घूम कर दे रहे हैं। इंटरव्यू पे इंटरव्यू रोज आ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े, यानी कई घंटों का इंटरव्यू होगा वो, ऐसा अखबार और टीवी में देखें उसमें आप 1.5 घंटा नहीं निकाल सकते एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो उसमें सभी आ जाएंगे, उसमें आपको बार बार हर अखबार को अलग देने का जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें तो एक में काम चल जाएगा आपका। तो जैसा मैंने पढ़ा है, उनका ये मानना है कि मीडिया को इंटरव्यू इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि इंडिया की मीडिया न्यूट्रल नहीं है। नहीं उसमें नहीं, मतलब बहुत ही हास्यास्पद, मतलब जिन्हें दे रहे हैं वो न्यूट्रल है। एग्जैक्टली। नहीं दिलचस्प बात क्या थी उसमें, उन्होंने कहा, सामने वो उनके एक संपादक बैठे हुए थे जिनका नाम राहुल था, तो उन्होंने कहा कि देखो पहले मीडिया का कोई चेहरा नहीं होता था, अब सब मीडिया का एक चेहरा है, सब जानते हैं। अब ये जो राहुल है ये मेरे पक्ष में बोलते रहता है। मतलब कितना करारा तमाचा एक पत्रकार के चेहरे पर कि प्रधानमंत्री कह रहा है तुम तो मेरे पक्ष में बात कहते रहते हो और इसलिए मैं तुम्हें इंटरव्यू दे रहा हूं। तुम में हिम्मत नहीं होगी अभिसार शर्मा के सामने बैठने की या रवीश के सामने बैठने की, तब तुम इंटरव्यू नहीं दे सकते हो। तुम्हारा जो पूरा प्रचार तंत्र है इन पत्रकारों को या न्यूज क्लिक को एक खलनायक के तौर पर पेश करेगा, मगर सवालों के जवाब नहीं होंगे। अगर ये कहे किसी पत्रकार से कि मैं तुम्हें इंटरव्यू इसलिए देता हूं क्योंकि तुम मेरे, यानी उसके लिए बहुत ही नेगेटिव मार्किंग है, ये बिल्कुल उसके लिए शर्मसार करने वाली बात है। वो ये कहे कि मैं तुम्हें इसलिए दे पा रहा हूं कि तुम कड़े सवाल पूछते हो, तब आता मजा। और तो और एनराम जैसे एक बहुत ही सीनियर पत्रकार और 2 जजेस ने ओपन डिबेट, जिसे कहते हैं हेल्थी डिबेट के लिए, जो कि जनता के लिए अच्छा रहेगा एक डेमोक्रेसी के लिए, उसमें भी इन्होंने उसको बिल्कुल मतलब राहुल गांधी ने हालांकि उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया था, मगर प्रधानमंत्री से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और हम बात चूंकि पत्रकारों की कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो तमाम इंटरव्यूज देखे। इसके अलावा हमने 2 चीजें और देखी। सबसे बड़ी बात, न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की रिहाई के आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि जो प्रक्रिया है उसका अनुसरण दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, वो खबर आई सामने। और इसके अलावा हमने एक और तस्वीर देखी जहां दैनिक भास्कर पर एफआईआर हुआ क्योंकि उन्होंने 4 धाम में अव्यवस्था पर खबर की थी। और फिर हमने देखा पॉलिटिक्स का एक पत्रकार जिसे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पीटा सामान्य सवाल पूछने को लेकर। तो किस तरह की मीडिया चाहती है, इस मुद्दे का क्या है पंच, बताएं अदिति। मेरा पंच ये है कि ये जो एक के बाद एक लगातार पीएम स्टूडियोज में जाके गोदी मीडिया में इंटरव्यूज दे रहे हैं, ये इंटरव्यूज कम और मन की बात ज्यादा लग रहे हैं। आपका क्या है पंच? मेरा ये मानना है कि दरअसल बीजेपी जिस तरह का मीडिया चाहती थी उसने अपना एक मेन मीडिया बना लिया जिसे अब लोग गोदी मीडिया कहते हैं, और क्योंकि वो उससे सवाल नहीं पूछती दरअसल, और ये मीडिया जो है इसे भी ये डर लग रहा है कि अब इसकी भी साख कम होती जा रही है, तो लगातार जो सवाल पूछ रहे हैं, अब एक नया मीडिया जो खड़ा हो गया है, जो जनता का रिपोर्टर हो गया, एक तरह से सोशल मीडिया पर है, ग्राउंड पर है, उसे वो लगातार रोकना चाह रहे हैं, पीट रहे हैं, मार रहे हैं कि वो सवाल ही ना पूछे, वो वीडियो ही डिलीट करा दें। अभिसार आपका क्या है इस पर पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि भारतीय जनता पार्टी में संस्कृति बन गई है कि सवाल ना पूछे जाएं। अगर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के पत्रकार की पिटाई होती है सिर्फ इसलिए कि वो जनता से ये पूछ रहा है कि भाई आप आए थे तो प्रधानमंत्री को सुनने, मगर अमित शाह हैं, या आपको कितने पैसे मिले, और वो मान रही हैं कि हमें पैसे का वादा किया गया था, इस मुद्दे पर बेरहमी से पिटाई करना। माननीय रिंकिया के पापा कहते हैं, जब सवाल पूछा जाता है कि भाई आप जो कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सब झूठे वीडियोस थे, तो कह रहे हैं कि आप जैसे पत्रकारों को बच के रहना चाहिए। हम नहीं भूले हैं कि स्मृति ईरानी ने किस तरह से दैनिक भास्कर के एक स्ट्रिंगर को धमकाया था, परिणाम आपके सामने। यानी कि भाजपा एक ऐसी संस्कृति बना रही है जिसके अंतर्गत सवाल ही ना पूछे जाएं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्रबीर की, और हमने जानते हैं क्योंकि हम न्यूज क्लिक के मंच पर ही बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि न्यूज क्लिक हमेशा से वंचितों की आवाज बना, और हमने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान जो कवरेज रहा और उससे पहले शाहीन बाग, इन तमाम चीजों का ही परिणाम था कि ईडी की मेहरबानी और उसके बाद
दिल्ली पुलिस की मेहरबानी और अब प्रबीर का बाहर आना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने प्रबीर पर जब भी ये हुआ गिरफ्तारी, ये मैंने इसे सीधा माना कि ये स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला था। ये प्रबीर पर हमला नहीं था, ये न्यूज क्लिक पर हमला नहीं था। न्यूज क्लिक क्या है? न्यूज क्लिक क्या कर रहा था? सिर्फ सवाल उठा रहा था, ग्राउंड पर जाकर उसे रिपोर्ट कर रहा था। किसान आंदोलन है, क्यों है, क्या कर रहे हैं, शाहीन बाग क्या है, क्यों है, उनकी क्या आवाज है, क्या मांग है, यही तो हम रिपोर्ट कर रहे थे। वही रिपोर्ट किया, उसी से ये दिक्कत हुई, तो लगातार एक हमला किया गया, प्रबीर को जेल में डाला गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि ये गिरफ्तारी और ये रिमांड दोनों ही गैर कानूनी थी, अवैध थी। आप कैसे देखते हैं अदिति इसे? मैं ऐसे देखती हूँ कि ये एक इंडिपेंडेंट, जिसे कहते हैं स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि इससे पहले जो कोशिश की गई थी, जिस तरह से न्यूज क्लिक के ऊपर सिर्फ ऐसे, जैसे मुकुल कह रहे हैं कि सिर्फ न्यूज क्लिक पे नहीं था, एक मैसेज देने के लिए था, उस तरह से ये जो अब फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक तरह से मैसेज देता है कि वो जो चिलिंग इफेक्ट था वो थोड़ा सा अब कम हो रहा है। और दूसरा, मुझे मनमानी नहीं चलेगी। मगर हम समानांतर तौर पर कुछ और चीजें देख रहे हैं। हमने साफ तौर पर उस गोदी मीडिया को खिखियाते, खीसे नपोरते देखा प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हुए। राहुल गांधी का मजाक बना रहे हैं मंच पर बैठकर और हंस रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ कि राहुल कौन, इस तरह की बातें हो रही हैं। मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दैनिक भास्कर सिर्फ अपनी खबर कर रहा है, अव्यवस्था पर सवाल, आप FIR दर्ज कर देते हैं। एक कदम और जाके भाजपा के कार्यकर्ता पिटाई करने रखते हैं एक पत्रकार की जो सामान्य सवाल पूछ रहा है। ये तो प्रमाणित करता है ना मुकुल कि सवालों की संस्कृति को खत्म करना यह भाजपा की सोच है, क्योंकि अगर कार्यकर्ता से लेकर टॉप मोस्ट अगर सवालों को लेकर इतना रक्षात्मक मुद्रा में आ जाते हैं, तो ये इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि आप सवालों की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल यही बात है, मेरा मानना यह है, मैं आज भी दावे से कह रहा हूं, अगर एक सप्ताह, सिर्फ एक सप्ताह न्यूज चैनल और अखबार सही ढंग से सवाल उठा दें, पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी रोजी रोटी के सवाल उठा दें, तो बीजेपी की कलई खुल जाएगी, वो बैकफुट पे आ जाएगी। वो इसलिए ही नहीं चाहती कि कोई सवाल पूछने वाली संस्कृति बाकी रहे। मैं एक और मिसाल मैं आपको देता हूं यहां पर। जैसे हमने अदिति स्वाति मालीवाल वाला मुद्दा देखा, उस पर प्राइम टाइम पटा पड़ा है, बिल्कुल उस पर सवाल किए जा रहे हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि उसमें कई ऐसे सवाल आते हैं, भाई क्यों पिटाई की उस आदमी ने, जैसा वो दावा कर रही हैं। और आज भी मैंने उस पर एक बाकायदा रिपोर्ट किया अपने प्लेटफॉर्म के लिए। स्वाति मालीवाल पर आप कर रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग देखिए कितनी सक्रिय है उस पर। मगर मैं पूछना चाहता हूं, प्रज्वल रवन्ना के मामले पर प्रधानमंत्री वोट मांग रहे थे उसके नाम पर। और प्रधानमंत्री उस वक्त शायद जानते होंगे उन तमाम वीडियोस के बारे में, क्योंकि जो उनके हासन के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने चेतावनी दी थी आला कमान को, उन्हीं के बावजूद इसके टिकट ना दिया जाना। आप देख रहे हैं प्रज्वल रवन्ना के मामले पर किस तरह से ये मीडिया क्या रुख अपनाता है, और स्वाति मालीवाल का ये फर्क देख रहे हैं। संदेश खाली को लेकर आपने लगातार प्रोपेगेंडा चलाया, रेप हुआ, रेप हुआ, रेप हुआ। अब स्टिंग में बात आ गई है, वो महिलाएं भी सामने आ गई हैं बोलते हुए। आप फर्क देख रहे हैं कि किस तरह से कवर किया जाए, अगर विपक्षी राज्य हो और भाजपा हो। हाँ, अगर आपने अभिसार तस्वीर देखी हो सोशल मीडिया पे, तो किस तरह की एक लाइन लगा के गोदी मीडिया वाले स्वाति मालीवाल के घर के सामने बैठे हुए हैं बाइट्स के लिए। बिल्कुल सही है, अगर उनके साथ कुछ हुआ है उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन ये यही लोग कहाँ थे जब हमारी रेसलर्स के ऊपर पिटाई हो रही थी, उन्हें सड़क पे बिल्कुल खदेड़ खदेड़ के भगाया जा रहा था, कहाँ थे ये लोग तब? और कितनी ही डिबेट्स हुई हैं इन चीज को लेके, और प्रधानमंत्री की चुप्पी, वो तो सब जानते हैं कि किस तरह से हुई है। और यही वजह उनकी मुद्दे ये भी सही है, मुद्दा वो भी सही है, लेकिन देखिए कितने दोहरे मापदंड है। बिल्कुल बीजेपी का ही एक्सटेंशन लगने लगा है पूरा मीडिया, वो उसी हिसाब, जैसे वो मुद्दे उठाते वो उसी हिसाब से बिल्कुल। और यही नहीं मुकुल, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। हमने, इस देश ने निर्भया आंदोलन देखा है, इस देश ने निर्भया जैसी क्रूर वारदात देखी है। मैं अक्सर अपने शोज में कहता हूं कि कल्पना कीजिए आज की तारीख में निर्भया आज हो जाती, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या प्रोपेगेंडा होता। निर्भया के चरित्र पर सवाल उठते और ये उठाते लगातार। उस वक्त देखिए इतनी बड़ी घटना हो गई, 6 दिनों में दिल्ली पुलिस ने, शायद 4 दिनों में सब कुछ सॉल्व कर दिया। राहुल गांधी लगातार उनके भाई से संपर्क में थे, उन्हें मदद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर फिर भी लोग सड़क पे थे, आंदोलन कर रहे थे, बात कर रहे थे। आपको याद है हाथरस में क्या हुआ था? रातों रात आपने पेट्रोल से शव को जला दिया। प्रशासन धमकाता रहा परिवार को कि अभी तो मीडिया, ये चले जाएंगे तब क्या करोगे। और सबसे बड़ी बात मैं नहीं भूला हूं, जी न्यूज के उस तिहाड़ी पत्रकार ने उस बेटी के चरित्र पर सवाल उठाया था।
ये हो गया है मीडिया आज की तारीख में। हमें वही याद आ रहा है बार बार, जैसे निर्भया की बात की या अन्ना आंदोलन भी, मतलब किस तरह की 24 घंटे की कवरेज थी जिसने सरकारों को हिला दिया। अब वो कितना सही था कितना गलत, लेकिन मीडिया उस समय काम कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, चीजें हो रही थी। मैं तभी कह रहा हूं कि मीडिया अगर आज भी अपनी जिम्मेदारी निभाए तो सरकार को जवाब देने होंगे। हम ये कहते हैं भाई आप अपना काम कीजिए ना, क्योंकि मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम ये है कि आप जनता के मुद्दे उठाइए। जनता के मुद्दे नहीं उठते हैं, उल्टा उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है काल्पनिक खतरा बता के कि हिंदू खतरे में है। यानी कि वो जो मध्य पूर्व में जो अक्सर जो कट्टर धर्मगुरु होते हैं ना, वो अपने समर्थकों को बरगलाते हैं कहते हुए कि भैया इस्लाम खतरे में बार बार। अब तुम वही चीज भारत में लाना चाहते हो, वही सोच, यानी जिस चीज से तुम नफरत करते हो आज तुम वही बनते जा रहे हो। जिस पाकिस्तान को तुम गाली देते हो वहां की कट्टरता को लेकर, अब क्या आप देश को आप उसी तरफ ढकेल रहे हो? पाकिस्तान की मीडिया तो पाकिस्तान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहीं आगे और मैं एक बात बता दूं, उठाती है। हाँ, पाकिस्तान के कई मुद्दों पर आप सवाल उठा सकते हो, मगर उनके जो पत्रकार हैं, मतलब कम से कम 2014 से पहले तक या 15 से पहले तक हमारे उनके पत्रकार एक तरह से बराबरी थे, मगर वो आज भी सवाल उठा रहे हैं। और यही नहीं, मिसाल है सलीम शहजाद जैसे पत्रकार की, जिन्होंने आईएसआई पर सवाल उठाया था और उन्हें मौत की घाट उतार दिया गया। सिर्फ पत्रकार ही नहीं, वहां के चुनाव अधिकारी भी जब चुनाव हुए इसके बाद बाहर आए कि हमसे गुनाह हुआ, हमसे गलती हुई, लेकिन यहाँ ये संभव होगा। तो क्या करते जा रहे हैं आप हमारे देश को? क्या करते जा रहे हैं हम अपने देश को? हमें ये भी सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल और अदिति। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।